नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 48 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का प्रश्न जो कि आपके मन में ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। इसके बाद में जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में आप सभी दर्शकों के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा और मेरे द्वारा उन प्रश्नों का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस कार्यक्रम से यदि आपका कुछ लाभ होता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि उनका भी कुछ लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है तो हमारे इस चैनल पर वार्षिक राशिफल 2024 की एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है। इस समय आपको आई कार्ड पे जो लिंक देखने में मिल रहा है, उस लिंक पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आप वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। उस प्लेलिस्ट में मेरे द्वारा मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों से लेकर के मीन लग्न मीन राशि तक के जातकों के लिए उनके पूरे वर्ष 2024 का हाल तैयार किया गया है, जिसमें विवाह, संतान, करियर, बिजनेस, पार्टनरशिप, धन इत्यादि सभी चीजों को सम्मिलित किया गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है, किन मामलों में श्रेष्ठ है और किन मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, तो उस वीडियो को, उस प्लेलिस्ट को जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपके वर्ष 2024 को और श्रेष्ठ बनाया जा सके, वो उपाय भी उन वीडियोज में बताए गए हैं। तो जाकर के आप अपने लग्न एवं अपने राशि का, अपने पूरे वर्ष का हाल देख लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक होने वाला है वो लिंक भी उसी प्लेलिस्ट का है, तो आप जाकर के उस प्लेलिस्ट को चेक कर लें। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये शालू नंगल जी का है। प्रश्न इनका काफी बड़ा है, मैं इसको पढ़ता हूँ। D1, D9, D10 तीनों चार्ट के 10वें भाव के स्वामी बुध हैं। ठीक है, जो D1 में उच्च के, D9 में नीच के, D10 में 12th भाव में सिंह राशि में स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले तो दशमपति आपका नवांश में नीच का हो गया है, जो कि आपके जीवन काल में कार्य क्षेत्र में संघर्ष उत्पन्न करेगा ही करेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सूर्य जो D1 में स्वराशि के 9वें भाव में, D9 में 10th भाव में, D10 में 5th भाव में मकर राशि में स्थित है। बृहस्पति जो कि लग्नेश है वो D1 में लग्न में, D9 में 9वें भाव में, D10 में 8वें भाव में केतु के साथ हैं। सूर्य का षडबल सबसे अधिक और बुध का षडबल सबसे कम है, तो क्या कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं? किस फील्ड में जाना चाहिए? लग्न के नक्षत्र भी सूर्य के नक्षत्र में ही है। सूर्य के बली होने के चलते सरकारी नौकरी के योग तो बनते हैं, बैंकिंग इत्यादि में तो नहीं हो पाएगा, दशमपति काफी कमजोर है। सरकारी नौकरी मिलने के योग सूर्य की वजह से बनते हैं, परंतु दशम भाव के कमजोर होने के चलते मिलते मिलते रह जाने की भी स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न होंगी। मुझे आपकी उम्र का अंदाजा नहीं है, फिर भी प्राइवेट क्षेत्र में जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन प्राइवेट के साथ में यदि आप चाहें तो आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। बैंकिंग फाइनेंस को छोड़ दीजिएगा क्योंकि बुध को आप कमजोर बता रहे हैं। आप मेनली ये जो स्टेट पीसीएस होता है, स्टेट पीसीएस के लिए प्रयास करिए। स्टेट पीसीएस के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, परंतु बैठ करके तैयारी मत करिएगा क्योंकि दशम स्थान कमजोर है। जितना बैठे रहेंगे वो दशम भाव और कमजोर होता रहेगा। तो प्राइवेट जॉब इत्यादि या जो भी आप कर सकें वो करिए और उसके साथ में प्रिपरेशन करिए, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए बैठ करके तैयारी करना आपकी जन्म कुंडली में रिस्की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये तनवारा खतून जी का है। इन्होंने लिखा, हेलो, कुंभ लग्न में बुध की अंतरदशा में क्या फल देगी? बुध गुरु के साथ अगर धनु राशि में विराजमान हो तो कुंभ लग्न की कुंडली में अगर देखा जाए तो बुध पंचमेश और अष्टमेश होते हैं और ये लाभ स्थान में बैठे हैं, आपने कहा धनु राशि में, तो 10 और 9, ठीक है, तो लाभ स्थान में ही आया। बुध और गुरु की युति तो रुद्र योग है और बुध पंचमेश होकर के पंचम भाव को देख रहे हैं, तो बुध की अंतरदशा आपको श्रेष्ठ लाभ देने वाली है। सबसे पहले तो ज्ञान का सुख,
संतान सुख आपको मिल सकता है। अष्टम पति का 11वें भाव में जाना और पंचम भाव को देखना आकस्मिक धन लाभ की योगों को भी प्रदर्शित करता है और लाभेश के साथ में ही बैठे हुए हैं, तो कई नई चीजें आपको बुध की दशा में सीखने को भी मिलेंगी। त्वचा जन्य रोग होने की संभावनाएं जरूर बनती हैं, एक नेगेटिव पॉइंट है, परंतु आकस्मिक धन लाभ, शेयर मार्केट इत्यादि में यदि आप निवेश करते हैं तो वहां से आपको अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप जितने आपने बताया हुआ है उस हिसाब से तो बुध की अंतर्दशा आपको काफी श्रेष्ठ फल ही देती हुई प्रदर्शित हो रही है। अब नवमांश कुंडली में जरूर देखना होगा, हो सकता है कि नवांश में बुध नीच राशि में हो जाए, नवांश में बुध पीड़ित हो जाए, तो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ प्रभावों में कमी आ जाएगी, परंतु फिर भी मोटे तौर पर आपके प्रश्न से जो बुध की दशा आप बता रहे हैं वो बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये राजा राजा नाम से आईडी है। इन्होंने पूछा है क्या शिवलिंग पे दूध से अभिषेक करने के बाद में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं? जी बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। नित्य आप अभिषेक करने के बाद में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हाँ, दूध से अभिषेक करने के बाद में और क्या लिखा है आपने, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी मैं वही बता रहा हूँ, इसका हो सकेगा तो ये एक शॉर्ट वीडियो बना करके इसको अलग से अपलोड कर दिया जाएगा। शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करने के बाद में जल से अभिषेक करना भी आवश्यक है। लोग क्या करते हैं कि दूध चढ़ा दिया, उसके बाद में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो दूध सूख जाता है, वो स्टिकी भी हो जाता है, वहां पर चींटियां भी लगने लगती हैं। तो यदि आपके ऊपर कोई दूध बस चढ़ा दे और दूध से आपको नहलाए और फिर जल से अभिषेक ना कराए, जल से ना नहलाए, तो कैसा महसूस होगा आपको? तो वैसा ही है, दूध से अभिषेक करने के बाद में जलाभिषेक करना भी अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद में आप शिव जी को तिलक लगा सकते हैं, फूल पुष्प बेलपत्र शमी की पत्ती इत्यादि अर्पित करने के बाद में बिल्कुल आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, मंदिर थोड़ा साफ रहे, स्वच्छ रहे, इस चीज का ध्यान रखिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है, जो आपने लिखा है ना किन बातों का ध्यान रखें, तो स्नान इत्यादि करने के बाद ही जाकर के अभिषेक करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा प्रश्न भी इन्हीं का है कि अगर माला इत्यादि नहीं है तो बिना माला के जाप कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, करमाला की व्यवस्था की जाती है। माला में जाप इसलिए करने को कहा जाता है क्योंकि आप इस फिंगर पर माला को रेस्ट करते हैं और इन दोनों से काउंट करते हैं, ऐसे माला अंदर की तरफ में आती है, तो जब ये दो पॉइंट्स दबते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक्यूप्रेशर और आपकी बॉडी के लिए वो मुद्राओं का पार्ट होता है, तो आपकी बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए उसको अच्छा माना जाता है। नहीं तो करमाला की व्यवस्था, यदि आपके पास में माला नहीं है तो आप करमाला का भी यूज कर सकते हैं। करमाला इस तरह से की जाती है, यहां से गिनना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर एंड होगी, तो ऐसा आप 10 टाइम्स करेंगे तो 100 जाप हो जाएंगे। एक माला में 108 मन के होते हैं, तो 100 जाप यहाँ हो जाएंगे। फिर 100 करने के बाद में आपको यहाँ से प्रारंभ करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आकर के आपको एंड कर देना है, तो ये आपकी 8 हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको करमाला का आप बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न इन्होंने किया है कि मेरा शनि लग्न में है और सूर्य 10th में है, तो क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या नहीं? कुंडली को देखना होगा, दशम स्थान का सूर्य दिग्बली होता है, परंतु शनि की दृष्टि से दृष्ट है तो लग तो सकती है, पर कब लगेगी ये कैसे पता चलेगा? शनि लग्न में बैठ के प्रत्येक चीज को विलंबित करेंगे। अब देखना होगा लग्न कौन सा है आपका और सूर्य और शनि की स्थिति क्या है, डिग्री वाइज दोनों में कितना बल आ रहा है, सूर्य की षडबल में क्या स्थिति है, दशम भाव दशमेश की क्या स्थिति है, उसके बाद में सरकारी नौकरी के विषय में विचार किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 48 में सम्मिलित किया गया था। आशा करता हूं जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वार्षिक राशिफल 2024 की सीरीज ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो पहला लिंक आपको मिलेगा उस लिंक पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला वर्ष 2024 कैसा होने वाला है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।